Today we will start with the new chapter, and that is atom. All of you have studied about the states of matter: solid, liquid and gas. Every material is made up of atom. Various models have been put forward related to atom. सबसे पहले डाल्टन ने एक मॉडल दिया था कि जितने भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम किसी मटेरियल को ब्रेक करते जाएं, तोड़ते जाएं, पार्टिकल्स में तोड़ते जाएं, तो फाइनली एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। लोअर क्लासेस में आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ होगा। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा उसको एटम कहा गया था, लेकिन बाद में ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद जे थॉमसन ने मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम एज द सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटरमेलन। जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर सीड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन बाद में क्योंकि ये जो मॉडल था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। हाइड्रोजन या अदर एटम के स्पेक्ट्रल सीरीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंडली, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द थिन मेटल फॉयल। जैसे थिन मेटल फॉयल में लार्ज जो स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल्स की, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जो डिस्कवरी है न्यूक्लियस की वो कैसे हुई? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। According to Rutherford alpha scattering experiment, what was the experimental setup? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप थी वो क्या थी? एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है उसको एक लेड कैविटी के अंदर रखा गया, ये ताकि इससे निकलने वाली रेज जो हैं या अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बाहर ना निकल पाए। एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ये कैविटी ले ली, यहाँ से बाहर निकल पाए। ये जो अल्फा पार्टिकल का बीम था दिस वाज पास्ड थ्रू अ कॉलीमीटर। एक कॉलीमीटर में से पास किया गया। कॉलीमीटर एक ऐसी डिवाइस है उसमें से पास करने वाले पार्टिकल है ताकि स्ट्रेट बीम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स का आगे जाए। दिस इज कॉलीमीटर। This collimated beam of alpha particles, this is alpha beam of alpha particle, this is allowed to fall on a thin gold foil. This is thin gold foil. Thin gold foil। और यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए after striking the thin gold foil, the scattered alpha particle will be detected with the help of a detector। एक यहाँ पर मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया गया। उस डिटेक्टर की सहायता से जो था वो डिटेक्ट किए गए अल्फा पार्टिकल, डिटेक्टर की सहायता से डिटेक्ट कर लिए गए। जो स्क्रीन है इसकी दैट इज जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड कोटेड विद जिंक सल्फाइड। जो डिटेक्टर की स्क्रीन है यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप यूज़ कर ली गई इसको डिटेक्ट करने के लिए। ये डिटेक्टर है, ठीक है।
एक स्क्रीन लगाई गई ताकि जितने भी अल्फा पार्टिकल स्कैटर होकर के बाहर आए, दो जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स थे दे कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रीन विच इज़ कोटेड विद जिंक सल्फाइड, ताकि ये अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट करेंगे दे प्रोड्यूसेस द स्किंटिलेशन ऑन द स्क्रीन, यानी कि ब्राइट फ्लैश, इसकी वजह से ब्राइट फ्लैश होगा ड्यू टू जिंक सल्फाइड जो कोट किया गया है उसकी वजह से ब्राइट फ्लैश शो करेगा ये स्क्रीन के ऊपर अल्फा पार्टिकल जब कोलाइड करेगा स्क्रीन के साथ। ठीक है, इट मीन्स जो अल्फा पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट करेगा वहाँ पर स्किंटिलेशन जो है वो अपीयर हो जाएगी, मतलब ब्राइट फ्लैश जो है वो अपीयर होगा, तो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये अल्फा पार्टिकल जो है वो इस स्क्रीन के ऊपर कोलाइड कर रहा है। ठीक है, दिस वॉज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर? नाउ हाउ टू explain the experimental setup. This is lead cavity. तो what was Rutherford experiment? A fine beam या एक कोलीमीटर बीम, लिखना कैसे है इसको, a collimated beam of alpha particles is allowed to fall on gold foil, thin gold foil, thin gold foil. The thickness of foil is 2.1 into 10 raised to power minus 7 मीटर। ऑर्डर ऑफ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका जो ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट ये होगा, दिस मच थिन फॉइल एंड द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स are detected with the help of movable detector whose screen is coated with जिंक सल्फाइड। किस लिए कोट की जाती है? सो दैट द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसेस द स्किंटिलेशन ऑन द स्क्रीन, जिसकी वजह से स्किंटिलेशन हो यानी कि ब्राइट फ्लैश शो हो जाए और हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, मोर ओवर जो थिकनेस है इसकी गोल्ड फॉइल की दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर। सो मच थिन शीट इज यूज्ड। अब इसमें मेन बात आती है कि इतनी थिन शीट जो है वो क्यों यूज़ की जाती है, दैट इज़ वाई सो दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल कोलाइड विद द स्क्रीन सॉरी thin gold foil they suffer only one collision. It was supposed that the alpha particle suffer only one collision. एक ही कोलिजन जो है वो सफ़र कर पाए, ज़्यादा कोलिजन अल्फा पार्टिकल के ना हों, दैट इज़ वाई सो मच थिन शीट ऑफ गोल्ड इज यूज्ड हियर। मोर ओवर वाई वी यूज़ गोल्ड फॉर दिस, इसके लिए हम केवल और केवल गोल्ड ही क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इतनी थिन फॉइल बनाना या इतनी थिन शीट बनाना बाकी एलिमेंट की पॉसिबल नहीं है। गोल्ड की जो है वो ऐसी थिन शीट बनाई जा सकती है बाकी मटेरियल की, क्योंकि बाकी मटेरियल हार्ड होते हैं और अल्टीमेटली इतनी थिन शीट जो है वो बनाई नहीं जा सकती। और अगर थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी देन अल्फा पार्टिकल मे सफ़र मोर देन वन कोलिजन। फॉर दिस थिन शीट इट वाज सपोज्ड दैट द अल्फा पार्टिकल सफ़र ओनली वन कोलिजन ड्यूरिंग इट्स
इम्पैक्ट ऑन द गोल्ड फॉइल। क्लियर? तो इसलिए इतनी थिन शीट जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी अ कॉलीमीटर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल का कॉलीमीटर बीम है, कॉलीमीटर में से पास किया गया। कॉलीमीटर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अलाउड टू फॉल ऑन द, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करो कि किया क्या गया। इसके ऊपर टकराया गया थिन गोल्ड फॉइल, इज अलाउड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल एंड स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होगी, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। मूवेबल डिटेक्टर है ये, इसको जैसे ये माइक्रोस्कोप है, इसको इसमें इस तरह से घुमाया जा सकता है थ्रो आउट, तो इसका मतलब मूवेबल डिटेक्टर की सहायता से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड द स्क्रीन ऑफ द screen is coated with zinc sulfide so that alpha particle produces scintillation or bright flashes on the screen। जब कोलाइड करेंगे तो ब्राइट फ्लैश जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, सो दैट वी कैन डिटेक्ट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड ने इसमें से क्या ऑब्जर्व किया एंड हाउ ही एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस, उस उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कैसे किया। नाउ वी हैव टू स्टडी द ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन बाय रदरफोर्ड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशंस थी? वेरी फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिस स्टेट। जो ये एक्सपेरिमेंट था इसमें से अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्टेट पास कर गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दीज अल्फा पार्टिकल्स विल नॉट कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द गोल्ड। गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं उनके पास, उनके साथ किसी प्रकार का कोलिजन नहीं हुआ, वो स्टेट पास कर गए। Most of alpha particles passes straight. It means most of space inside the atom is empty। एटम के अंदर अधिकतर स्पेस जो है वो एम्प्टी है, मतलब अधिकतर पार्टिकल जो थे वो स्टेट पास कर गए इसमें से। जैसे ही अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किए तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्टेट पास कर गए। सेकंड क्या ऑब्जर्वेशन थी? कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे, सेकंड अबाउट 0.14% of alpha particles scattered more than 1 degree। About 0.14% of alpha particles scattered more than 1 degree। मतलब जितने इंसिडेंट पार्टिकल्स थे उनमें से केवल 0.14% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर डिफ्लेक्ट हो गए, अबाउट 0.14%। केवल 0.14% जो थे वो मोर देन 1 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज about one particle out of every 8,000 particles scattered more than 90 डिग्री। मतलब केवल
एक पार्टिकल, हर 8000 पार्टिकल्स में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ आउट ऑफ एवरी 8000 पार्टिकल्स। मतलब केवल एक पार्टिकल्स हर 8000 पार्टिकल्स में से वो मोर देन 90 डिग्री, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसमें से केवल एक पार्टिकल जो था एवरी आउट ऑफ 8000 पार्टिकल्स स्कैटर्ड मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर स्कैटर हुआ। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो की, यानी कि अधिकतर पार्टिकल्स जो थे, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्टेट, इसका मतलब अगर स्टेट चले गए तो इसका मतलब ये हुआ इनका किसी प्रकार के कोई कोलिजन नहीं हुआ एटम के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटम के अंदर अधिकतर स्पेस जो है वो एम्प्टी है। केवल 0.14% पार्टिकल जो थे इंसिडेंट पार्टिकल में से, जितने इंसिडेंट पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल, उनमें से 0.14% अल्फा पार्टिकल जो थे वो मोर देन 1 डिग्री स्कैटर हो गए, और केवल एक पार्टिकल आउट ऑफ एवरी 8000 पार्टिकल स्कैटर्ड मोर देन 90 डिग्री। These are the observations made by the Rutherford. Now, what are the explanation? How he explain these things? के इस तरह का अगर हो रहा है, इतने पार्टिकल इधर स्कैटर हो रहे हैं, इतने पार्टिकल इधर स्कैटर हो रहे हैं, और तो ये ऑब्जर्वेशंस जो थी उनको कैसे उसने एक्सप्लेन किया। नाउ व्हाट आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी। अब हमने एक्सप्लेनेशन देनी है उसकी, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द experiment. Now come to explanation. Explanation. What are the explanation? Now how he explain, how he come to the conclusion for the discovery of a nucleus, how he discover the nucleus. अब क्योंकि अधिकतर पार्टिकल्स जो थे वो स्टेट चले गए, इसमें अगर हम देखें तो अधिकतर पार्टिकल स्टेट चले गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अब इसमें से कुछ पार्टिकल जो थे वो स्कैटर होकर के इधर आ गए, और रेयरली अ पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे अबाउट राउंड अबाउट, हम ये कह सकते हैं कि अबाउट आउट ऑफ 25,000 पार्टिकल्स वन पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, के 25,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जिसने अपना पाथ रिट्रेस किया, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल 180 डिग्री से भी स्कैटर हो गए, ठीक है। अब अगर ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इधर स्कैटर हो गए, इधर स्कैटर हो गए, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई फोर्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनको इधर स्कैटर करवाने में। अब कौन सी फोर्स है, जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल इज 2He4, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके ऊपर जो चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब अंडरस्टूड सी बात है कि इसके बीच में अल्फा पार्टिकल और यहाँ पर जो एटम है उनके बीच में जो है वो कूलम रिपल्शन होगी, तभी जा कर के उसमें स्कैटरिंग किसी अलग एंगल के ऊपर स्कैटरिंग हो रही है। इसका मतलब कूलम फोर्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कैटरिंग। अल्टीमेटली व्हाट हैपन, अगर कूलम फोर्स है तो इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इधर से चला तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के साथ बीच में रिपल्शन होगी तो ये अब किसी एंगल के ऊपर डेविएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर शुड बी पॉजिटिव चार्ज एट द
एट दिस पॉइंट, अगर यहाँ अगर अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मोर ओवर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो 79 इंटू ई, दिस मच ई इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। जबकि इसके ऊपर जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है 2e, और इसके ऊपर चार्ज है गोल्ड फॉइल के, गोल्ड एटम जो है उसके अंदर चार्ज है 79e। दिस इज द चार्ज। तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर इसको अप्रोच कर रहा है तो आगे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होना चाहिए, तभी अगर इधर से अगर चार्ज जा रहा है एक पॉइंट के ऊपर, अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये डिफ्लेक्ट होगा। अगर इधर से जा रहा है तो कूलम फोर्स लगेगी, ये इधर चला जाएगा, इधर से जा रहा है ये इधर चला जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, जो हेड ऑन कोलाइड करने वाला था, वो यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जाएगा और फिर वापिस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अधिकतर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होना चाहिए, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी और ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स द होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल रीजन एंड दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मोर ओवर अल्फा पार्टिकल की मास है। अब अगर अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, इस गोल्ड फॉइल की तरफ मूव कर रहा है और सामने गोल्ड का एटम है, लेकिन फिर भी अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली सामने इसके मासिव बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी खुद की भी मास है। अगर यहाँ पर गोल्ड की जगह मैं हाइड्रोजन का एटम लेता हूँ, तो एक सिंपल सी बात है, जब हैवी बॉडी किसी स्मॉल बॉडी के साथ कोलाइड करेगी तो वो उसको अपने साथ ही ले जाएगी आगे। लेकिन अगर सामने हैवी बॉडी है और यहाँ से एक स्मॉल बॉडी इधर मूव कर रही है, तो अल्टीमेटली कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन के कारण क्या होगा, ये बॉडी मूव, अगर ये मासिव बॉडी है तो ये आगे मूव नहीं करवा पाएगा, ये खुद डिफ्लेक्ट हो जाएगा पार्टिकल। इट मीन्स इसके सामने अल्फा पार्टिकल के सामने यहाँ मासिव बॉडी है। मासिव बॉडी का मतलब ये हो गया कि गोल्ड फॉइल है तो उसकी मास भी है। तो लगभग अगर हम मास की बात करें तो गोल्ड की जो मास है, गोल्ड एटम की जो मास है, दैट इज राउंड अबाउट 50 टाइम्स एज दैट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल की मास की ये लगभग 50 टाइम्स है। तो इसका मतलब कि होल मास ऑफ द एटम as well as entire positive charge of the atom is concentrated in a very small tiny region, and that tiny region is called nucleus. So these observations as well as these things led Rutherford to explain that the whole positive charge as well as whole mass of the atom is concentrated in a very small region, and that is tiny region called a nucleus. ठीक है, so this is the discovery of a nucleus. Now how he explained, now clearly, as alpha particle is positively charged, so in front of alpha particle there will be positive charge, large positive charge. In front of alpha particle there should be positive charge. Moreover there should be massive body in front of alpha particle, massive body, so that alpha particle get scattered, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर हो जाएगा। सामने मासिव बॉडी होनी चाहिए एज वेल एज
क्योंकि अल्फा पार्टिकल का कुछ ना कुछ मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी है। तो सामने इसके मासिव बॉडी होनी चाहिए इसको डिफ्लेक्ट करवाने के लिए, या फिर इसको किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर स्कैटर करवाने के लिए मासिव बॉडी भी होनी चाहिए। सो दीज एक्सप्लेनेशन लेड रदरफोर्ड टू explain that. So Rutherford suggested that the entire positive charge and whole mass of atom concentrated in a very small region called nucleus. किस सारे की सारी मास एटम की और एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है वेरी स्मॉल रीजन के अंदर, एंड दैट स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस. क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अगर जैसे मान लीजिए ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेट है, तो इसमें से जो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, जो हेड ऑन कोलाइड करने वाला था, व्हाट हैपन, ये अल्फा पार्टिकल का बीम है, जो इधर से जाने वाला अल्फा पार्टिकल है, ड्यू टू कूलम रिपल्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलाइड करने वाला था, व्हाट हैपन, ड्यू टू कूलम रिपल्शन, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर आकर के ये स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद ड्यू टू कूलम रिपल्शन, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगी, ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, यानी कि 180 डिग्री के ऊपर ये रिट्रेस करने का मतलब ये है, पहले पाथ इसका ये था और बाद में पाथ ये हो गया, तो इसके बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एटम है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये 180 डिग्री से स्कैटर हो गया, वापिस हो गया. सिमिलरली जो अल्फा पार्टिकल्स इधर से जा रहे थे, व्हाट हैपन, जैसे ये अल्फा पार्टिकल जाएगा या इधर से जा रहे थे, व्हाट हैपन, ये काफ़ी क्लोज इसमें से जा रहे थे, देन ड्यू टू कूलम रिपल्शन ये अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेंगे लाइक दिस. सिमिलरली ये भी अपना पाथ इस तरह से चेंज कर लेगा ड्यू टू कूलम रिपल्शन मोर देन 90 डिग्री. अगर यहाँ पर थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अब ये क्योंकि एक्चुअल पाथ ये था, थीटा की वैल्यू हो गई मोर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक है. सिमिलरली जो काफ़ी डिस्टेंस से जा रहे थे, वो पार्टिकल जो इससे काफ़ी डिस्टेंस से इधर से जा रहे थे, उनमें जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी लाइक दिस, वो इधर चले जाएंगे. तो इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री आ जाएगी लाइक दिस, क्योंकि ये इधर से जा रहा था, इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो लेस देन 90 डिग्री. इसके लिए थीटा की जो वैल्यू है दैट विल बिकम लेस देन 90 डिग्री, और इसके लिए थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन मोर 90 डिग्री. ठीक है. तो अगर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, व्हाट हैपन, जो हेड ऑन कोलाइड करने वाला अल्फा पार्टिकल था वो एक स्टेज के ऊपर आकर के स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू कूलम रिपल्शन, एंड देन इट रिट्रेस इट्स पाथ. और जो अल्फा पार्टिकल इधर से जाने वाले थे वो थोड़ा नज़दीक थे, तो अल्टीमेटली इसमें कूलम रिपल्शन ज़्यादा रोल प्ले करेगी और ये मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. सिमिलरली जो अल्फा पार्टिकल्स इधर से जा रहे थे लाइक दिस, उनमें कूलम रिपल्शन कम होगी और अल्टीमेटली वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इधर लेस देन 90 डिग्री. उनमें जो थीटा की वैल्यू है दैट विल बिकम लेस देन 90 डिग्री. और जो काफ़ी डिस्टेंस से जा रहे थे वो दे में पास स्टेट, जो इधर से चले जाएंगे, इधर से जाने वाले हैं वो स्टेट जा सकते हैं. ठीक है. कि इसका मतलब अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो स्पेस है इसके अराउंड न्यूक्लियस में, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, और बाकी इधर से जाने वाले पार्टिकल जो थे वो स्टेट चले जाएंगे, उनमें किसी प्रकार की डिफ्लेक्शन नहीं होगी. तो इधर से जाने वाले पार्टिकल बिल्कुल स्टेट चले जाएंगे. ठीक है. देन जो वेरिएशन है
वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ स्कैटरिंग, किसका ज़्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग था या जो भी था, ग्राफिकल वेरिएशन शो करनी है आप। द वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स विद scattering angle is given by n theta. N theta means number of alpha particles scattered at an angle theta, that is directly proportional to 1 by sin raised to power 4 theta by 2। ये रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं इसकी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ बन जाएगा, इसमें जैसे अगर मैं इधर एन थीटा लेता हूँ नंबर ऑफ, और इधर आ गया एन थीटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, और इधर आ जाएगा थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो यानी कि अधिकतर पार्टिकल जो थे वो जीरो एंगल के ऊपर स्कैटर हो रहे थे। कहने का मतलब पासी स्टेट, अधिकतर पार्टिकल जो थे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासी स्टेट यानी कि जीरो एंगल के ऊपर अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहे थे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। वन यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मान लो 0 आ गया, 30 40 50 60 70 अप टू 180 डिग्री। तो जब यहाँ से हम चलते हैं तो अल्टीमेटली इसका जो ग्राफिकल वेरिएशन है वो इस तरह से आ जाएगा, लाइक दिस। तो 180 डिग्री के ऊपर बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्कैटर करेंगे, लाइक दिस। दिस इज द वेरिएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। एन थीटा का मतलब है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, और इधर आ गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्लियर? दिस वाज द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। हाउ रदरफोर्ड come to the conclusion of discovery of nucleus. Now distance of closest approach. Now distance of closest approach. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है वो यहाँ से जो हेड ऑन कोलाइड करने वाला था वो यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू कूलम रिपल्शन किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। इसका मतलब इससे आगे ये अल्फा पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। इट मीन्स दिस डिस्टेंस अप टू विच इट कैन अप्रोचेज द न्यूक्लियस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि द डिस्टेंस up to which an alpha particle approaches the nucleus. That is called distance of closest approach. इसका मतलब ये हो गया, this distance is called डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं। दूसरे केस में साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसके आगे अल्फा पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा, यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, ये टच नहीं करेगा इसको। तो इसका मतलब ये हो गया, जब अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वी वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल की तो इसके जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। अब जब
ये इसके नज़दीक जाएगा तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन ड्यू टू कूलम रिपल्शन, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और एक स्टेट के ऊपर आकर के जहाँ पर ये रुक जाएगा वहाँ पर इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, अगर ये रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस अल्फा पार्टिकल की अगर v वेलोसिटी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अल्फा पार्टिकल की। तो इसका मतलब बट इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, यानी पोटेंशियल होगा। अब मेन चीज़ है कि इसकी पोटेंशियल किसके कारण है, न्यूक्लियस के कारण है इस डिस्टेंस के ऊपर। अगर आर नॉट जो है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, अगर हम उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्टेंस आर नॉट है, तो आर नॉट डिस्टेंस के ऊपर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया। अब पोटेंशियल किसके कारण है, पोटेंशियल है न्यूक्लियस के कारण। तो न्यूक्लियस के कारण पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला था हमारे पास के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। अब Q की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल। अब Q की वैल्यू कितनी है, Q विल बी द चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर वो न्यूक्लियस के कारण पोटेंशियल होगा। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है। अब एक सिंपल सी बात है, जब भी न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज की बात आएगी तो डिफरेंट एटम के लिए न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज डिफरेंट होगा। जैसे कहने का मतलब गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर था 79, तो इसके ऊपर चार्ज था 79e। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस और उसका है 2, तो उसके ऊपर चार्ज है 2e प्लस 2e, और इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर 79e। तो अगर किसी में एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो z है, तो उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की जो चार्ज होगा दैट विल बी Ze। z इज़ द एटॉमिक नंबर, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो इसके ऊपर चार्ज होगा। न्यूक्लियस के चार्ज की बात आती है तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा प्लस Ze, वेयर z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो इसके ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा Ze KZe upon R naught. If R naught is the distance of closest approach, then the potential due to nucleus at a distance R naught will be KZe upon R naught. तो potential हो जाएगा KZe upon R naught। और चार्ज की जहाँ तक बात है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज लिया जाएगा Ze, Z is the atomic number, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 इंटू ई। तो इसका मतलब ये हो गया हाफ mv² मस्ट बी इक्वल टू 2kZe² अपॉन आर नॉट। मुझे आर नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आर नॉट कैन बी रिटन एज आर नॉट इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन हाफ mv², या फिर 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, जो भी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हाफ mv²। k की वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।